सूक्ष्म जल वैद्युत ऊर्जा परियोजना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मितव्ययी रूप से सूक्ष्म जल मात्रा से भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, सूक्ष्म जल वैद्युत परियोजना 1.5 मीटर हेड पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। सूक्ष्म जल वैद्युत परियोजनाओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। पिको हाइड्रो परियोजना 5 किलोवाट तक, माइक्रो हाइड्रो परियोजना 5 से 100 किलोवाट तक, मिनी हाइड्रो परियोजना 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक, लघु हाइड्रो परियोजना 1 से 15 मेगावाट तक, मीडियम हाइड्रो परियोजना 15 मेगावाट से 100 मेगावाट तक, दीर्घ हाइड्रो परियोजना 100 मेगावाट से ऊपर। यदि जल का हेड निम्न है तो साधारणतः क्रॉस फ्लो टरबाइन, ट्यूब टरबाइन व प्रोपेलर टरबाइन का प्रयोग करते हैं। यदि जल का हेड मध्यम है तब सेमी कपलान टरबाइन अथवा बल्ब टरबाइन का प्रयोग करते हैं। उच्च जल हेड की दशा में कपलान अथवा पेल्टन व्हील आदि का प्रयोग होता है। ट्यूब टरबाइन में जल का शीर्ष 10 से 15 मीटर तक होता है। देखिए, जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लाभ तथा हानियाँ। एडवांटेज, इसकी बनावट अति सरल, रखरखाव बेहद कम, ईंधन व्यय शून्य तथा प्रदूषण रहित है। इसमें सहायक उपकरण एक्जिलरीज, तापीय शक्ति स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन की अपेक्षा कम होते हैं, जिससे लागत में कमी होती है। चूँकि ईंधन व्यय शून्य है इसलिए इसे चलाना सस्ता पड़ता है। जल शक्ति विद्युत संयंत्र की कार्यकारी जिंदगी 100 से 125 वर्ष होती है, जबकि तापीय शक्ति स्टेशनों में यह मात्र 20 से 25 वर्ष ही होती है। चूँकि यहाँ कोई कोयला आदि उपयोग नहीं होता है, इसलिए जो दिक्कतें तापीय शक्ति स्टेशनों में आती है, जैसे धुआं, राख या प्रदूषण, वह इस संयंत्र में नहीं होती। अर्थात इस संयंत्र से आदमी की सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। यह शक्ति विद्युत संयंत्र विद्युत शक्ति उत्पादन के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। इसका चालन व्यय, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। उचित अनुरक्षण होने पर इस शक्ति संयंत्र की दक्षता समय के साथ घटती नहीं है। इस विद्युत शक्ति संयंत्र में स्टैंड बाई हानियाँ नहीं होती। इसके प्रचालन के लिए अधिक कुशल इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की आवश्यकता कम होती है। इन संयंत्रों को बिना समय गंवाए तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है। मात्र 10 से 15 सेकंड में यह पूर्ण भार अपने ऊपर ले लेता है, जिस कारण इस संयंत्र को शिखर भार के लिए भी काम में लिया जाता है। डिसएडवांटेज, इसमें शक्ति उत्पादन पानी की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कि उस क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करती है। इसके निर्माण मुख्यतः बांध के निर्माण में बहुत समय लगता है। स्थान का चयन पानी के शीर्ष की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है और ऐसे स्थान दूर दराज इलाकों में होते हैं, जिससे इस संयंत्र के भार केंद्रों से दूरी बढ़ जाती है, जिससे संचरण लाइन पर बहुत अधिक खर्च आता है। वाहन, मशीनों तथा अन्य उपकरणों को मिलाकर संपूर्ण संयंत्र को खड़ा करने में बहुत खर्च होता है। बांध पर वाटर हैमर इफेक्ट होता है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि से बांध टूट जाए तो यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को डुबो सकता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब बाहरी नाभिक उत्तेजित न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो 2 या 3 से कम न्यूट्रॉन टूटकर अलग होते हैं, जिससे मास की हानि होती है और उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी ऊर्जा द्वारा टर्बो भाप बनाई जाती है तथा भाप को टर्बो अल्टरनेटर में प्रयोग करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंट्रोल रॉड्स, प्रेशर वेसल, वाटर पंप,
वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, स्टीम टरबाइन, स्टीम जनरेटर, वाटर पंप, कंडेंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, वार्म कंडेंसर वाटर, कूल कंडेंसर वाटर, इनटेक फ्रॉम लेक और रिवर वाटर, स्प्रे, वार्म मोल्स्ट एयर। कूलिंग टावर, धीमी गति का न्यूट्रॉन, ऊष्मा ऊर्जा, प्रक्रिया का टुकड़ा, यूरेनियम 235, तीव्र गति न्यूट्रॉन मॉडरेटर, यूरेनियम 236, प्लूटोनियम 239, धीमी गति न्यूट्रॉन, ऊष्मा ऊर्जा, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, तीव्र गति न्यूट्रॉन मॉडरेटर, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, धीमी गति न्यूट्रॉन, ऊष्मा ऊर्जा, यूरेनियम 235। इसमें विखंडन फिजन के अंतर्गत स्वतंत्र न्यूट्रॉन तीव्र गति पर निकलते हैं। इसकी गति मॉडरेटर का प्रयोग करके धीमी की जाती है, जिससे न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस पर टकराने की संभावना अधिक होती है। ग्रेफाइट भारी पानी तथा बेरिलियम मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह क्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन होती है। इस प्रक्रिया के कारण उपजी ऊष्मा से कोई माध्यम, द्रव, वाष्प या गैस गर्म किए जाते हैं। इस गर्म माध्यम का उपयोग भाप या गैस टरबाइन चलाने में किया जाता है। टरबाइन से आंतरिक ऊर्जा तथा वैद्युत जनित्र से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका तापमान काफ़ी अधिक होता है, जिसे आसानी से प्राप्त करना कठिन है। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन में अंतर। नाभिकीय संलयन, दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय विखंडन, बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन के बौछारों से या छोटे छोटे समान द्रव्यमान के नाभिकों में बंट जाता है तथा इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है। स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती है। नाभिकीय संलयन, अब देखिए, नाभिकीय विखंडन उच्च रेडियो एक्टिवता के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती है। नाभिकीय संलयन नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के लिए रिएक्टर का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। विखंडन, इस प्रक्रिया के लिए रिएक्टर का निर्माण करना आसान होता है। संलयन प्रक्रिया के कारण आवश्यक तापमान बहुत उच्च होता है। विखंडन, इसमें सीमित प्रबंधक तापमान होता है। अब देखिए, संयंत्रों के लिए स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर प्लांट। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के प्रमुख ईंधन यूरेनियम तथा थोरियम है। भारत में इसके पर्याप्त भंडार है। संसार में थोरियम के पूर्ण भंडार का 80% भारत में है। न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र के लिए स्थान का चयन करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्थान, लोकेशन, संयंत्र की स्थापना आबादी वाले स्थान से काफ़ी दूर होनी चाहिए ताकि रेडियोधर्मी पदार्थों का दुष्प्रभाव जनसाधारण पर न पड़े। दूसरा, जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रिएक्टर, संघनित्र तथा भाप जनित्र बॉयलर के लिए जल पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होए। ट्रांसपोर्टेशन, नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के लिए ईंधन की काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए कार्य के समय संयंत्र यातायात के साधनों जैसे रेल, सड़क आदि से जुड़ा होना चाहिए। संचरण हानियाँ, ट्रांसमिशन लॉसेस। रेडियोधर्मी उत्सर्जन हानियों को कम से कम करने के लिए संयंत्र की स्थापना भार केंद्रों के पास होनी चाहिए। उत्सर्जन का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ वाटर वास्ट।
रेडियोधर्मी उत्सर्जन के निस्तारण के लिए संयंत्र के पास खुला पर्याप्त स्थान होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूमि में अत्यधिक गहराई या समुद्र के किनारे से दूर निस्तारित किया जाता है। अब देखिए, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के तत्व एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ताप शक्ति संयंत्र में भाप उपजाने के लिए बॉयलर का प्रयोग होता है, जबकि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में रिएक्टर तथा ऊष्मा विनिमय प्रयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी खंडनीय पदार्थ में स्वयं धारी चेन प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा उसे नियंत्रित करने की मशीन है। विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करने के आवश्यक साधन भी इसमें उपलब्ध होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के मूल रूप से निम्न कार्य हैं। भारी परमाणुओं के न्यूक्लियस का विखंडन करके बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना, मुक्त ऊष्मा का ऊर्जा उपयोग करना एवं नियंत्रण करना, सेल्फ सस्टेनिंग चेन प्रक्रिया बनाए रखना। न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना। कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर ग्रेफाइट, रिएक्टर, प्रेशर वेसल, यूरेनियम, कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप, वाटर, स्टीम। रिएक्टर कोर। यह नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य भाग होता है जो नाभिकीय ईंधन का विखंडनीय चेन प्रक्रिया करता है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। मॉडरेटर। बहुत तेज गति वाले न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। विखंडन प्रक्रिया को समान रूप से बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की गति नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल्के परमाणुओं वाले पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, पानी, बेरिलियम आदि प्रयोग किए जाते हैं। मॉडरेटर के हल्के परमाणु जब ईंधन के न्यूट्रॉनों से टकराते हैं तो उनकी गति धीमी कर देते हैं। रिफ्लेक्टर। न्यूट्रॉनों की संख्या कोर से बाहर निकलने से रोकने के लिए परावर्तक का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक से टकराकर न्यूट्रॉन वापस कोर में आ जाने चाहिए। मॉडरेटर में प्रयोग होने वाले पदार्थ सामान्यतः परावर्तक में प्रयोग किए जाते हैं। परावर्तक के प्रयोग से ईंधन की खपत कम होती है। नियंत्रक छड़। कंट्रोल रॉड। रिएक्टर कोर में उपजी ऊष्मा ऊर्जा इतना अधिक मात्रा में होती है कि उसका नियंत्रण आवश्यक है। कैडमियम तथा बोरान जो विखंडन में उपजे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख लेते हैं। यह बेलनाकार चादर के आकार में होता है। छड़ को जब नीचे किया जाता है तो अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन सोखते हैं। छड़ को जब ऊपर करते हैं तो न्यूट्रॉन कम मात्रा में सोखते हैं। शीतलक कूलेंट। रिएक्टर कोर में उपजी ऊष्मा को ऊष्मा एक्सचेंजर तंत्र में परिचालित कार्यकारी पदार्थ को अंतरित करता है। रिएक्टर कोर में शीतक का परिचालन लगातार बना रहता है। कभी कभी शीतक को न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः गैसीय तथा द्रवीय प्रकार के होते हैं, जैसे CO2, हीलियम, N2 तथा वायु। द्रवीय जैसे हल्का पानी, भारी पानी, कार्बनिक द्रव, तरल धातुएं जैसे तरल सोडियम, तरल सीसा, तरल बिस्मथ। अच्छे शीतक के निम्न गुण होने चाहिए। इसकी ऊष्मा संचालकता उच्च होनी चाहिए। यह संक्षारण रोधी नॉन कोरोसिव होना चाहिए। पानी या वायु के संपर्क में ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए। रासायनिक तथा ऊष्मीय दशाओं में शीतक को स्थायी होना चाहिए। अधिक रेडिएशन शील्ड। रिएक्टर पात्र की सुरक्षा के लिए इस्पात की चादर का आवरण लगाया जाता है, जिससे अंतरित या ऊष्मीय आवरण कहते हैं। रिएक्टर चालकों की सुरक्षा के लिए रिएक्टरों को मोटी कंक्रीट की दीवार से घेर दिया जाता है। विकिरण में आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं। नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूल्स। यूरेनियम 239 को प्रकृति में यूरेनियम अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 0.770% यूरेनियम 239 लगभग होता है। यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 238 के विखंडन से प्राप्त ईंधन को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अलावा एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट।
शीतलक, मंदन व परावर्तक के रूप में उपयोग में लिए गए जल की लागत मूल्य बहुत कम होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन प्रक्रिया सरल होती है। यूरेनियम कार्बाइड व ग्रेफाइट भी उच्च तापमान का प्रतिरोध करने में समर्थ होते हैं, इसलिए ईंधन का तापमान सीमित करने पर जटिल समस्या नहीं होती है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र से उत्पन्न विद्युत का मान अधिक होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में विद्युत का उत्पादन सरल होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के पास ताप की मात्रा अधिक होती है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र से उत्पन्न विकिरणों से बीमारी के होने का खतरा होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट भूमि के लिए हानिकारक होती है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में सोडियम जल के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के लिए बड़ी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट पैरामीटर। तापीय शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। देखिए स्थान, तापीय के लिए ऐसे संयंत्रों को ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां कोयले, पानी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध हो। जल विद्युत शक्ति संयंत्र ऐसे संयंत्रों को ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां पे बांध या झरने होते हैं। नाभिकीय संयंत्र, इन्हें आबादी से दूर या उजाड़ क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। प्रारंभिक लागत। तापीय शक्ति में प्रारंभिक लागत मूल्य जल व नाभिकीय संयंत्र से कम होता है। अब देखिए हाइड्रो में प्रारंभिक लागत मूल्य अत्यधिक होता है। नाभिकीय में प्रारंभिक लागत मूल्य अधिक होता है। रनिंग की कॉस्ट की बात करें तो तापीय में रनिंग लागत जल विद्युत व नाभिकीय शक्ति संयंत्र से अधिक होता है। और देखिए हाइड्रो में रनिंग लागत नगण्य होता है। और देखिए नाभिकीय में रनिंग लागत जल विद्युत शक्ति संयंत्र से अधिक एवं अन्य से कम होता है। शक्ति स्रोत की बात करें, देखिए तापीय के लिए इस संयंत्र में शक्ति का साधन ईंधन होता है जो कि सीमित मात्रा में उपस्थित होता है। अब देखिए हाइड्रो, इसका शक्ति साधन पानी होता है। देखिए नाभिकीय इस संयंत्र में शक्ति का स्रोत यूरेनियम होता है जो कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं है। देखिए ईंधन ट्रांसपोर्ट। तापीय इस संयंत्र में ईंधन का परिवहन महंगा होता है। अब देखिए हाइड्रो, इस संयंत्र में परिवहन लागत नगण्य होती है। नाभिकीय, इसमें बहुत कम ईंधन की आवश्यकता होती है तथा परिवहन की लागत कम होती है। पर्यावरण प्रदूषण। तापीय इस संयंत्र से पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। नाभिकीय इस संयंत्र से पर्यावरण प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। दक्षता। तापीय का दक्षता 29 से 30%, हाइड्रो का 86%, नाभिकीय का सबसे अधिक होता है। रख रखाव। तापीय का उच्च होता है, हाइड्रो का निम्न होता है, नाभिकीय का उच्च होता है। अब देखिए डीजल इंजन शक्ति संयंत्र। एक डीजल आधारित शक्ति संयंत्र प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन का प्रयोग करता है जो कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। डीजल आधारित शक्ति संयंत्र का उपयोग पीक लोड प्लांट के रूप में किया जाता है। एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट। देखिए फ्यूल, डे टैंक, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर, डीजल इंजन, फ्यूल फिल्टर, साइलेंसर, सर्ज टैंक, जैकेट वाटर पंप, कूलिंग वाटर, हीट एक्सचेंजर, वाटर पंप, जनरेटर, ऑयल कूलर, ऑयल लुब्रिकेटिंग टैंक। अब देखिए ए इंजन वायु प्रवेश तंत्र, एयर इनटेक सिस्टम। इंजन सिलेंडर में वायु के प्रवेश से पूर्व इसे छानना आवश्यक होता है क्योंकि इसमें असंख्य धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। वायु छानक के साथ एक मफलर का प्रयोग किया जाता है। मफलर से आवाज़ कम उत्पन्न होती है। इंजन निकास तंत्र, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। इस संयंत्र का प्रमुख कार्य सिलेंडरों के निकास गैसों को बाहर वायुमंडल में निकालना। निकास गैस से सिलेंडर के निकास वाल्वों से निकालकर गैस मैनिफोल्ड में आती है। निकास गैसों का दाब कम हो जाता है और आवाज़ भी कम हो जाती है।
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ईंधन को छानना, फिल्ट्रेशन, अंतःक्षेपण के लिए ईंधन की वांछित मात्रा का मापन, मेजरमेंट, ईंधन अंतःक्षेपण का समय निर्धारण करना, ईंधन अंतःक्षेपण की दर नियंत्रित करना, ईंधन का छोटे छोटे कणों में कणीकरण करना। डीजल इंजन में दहन के लिए वायु और ईंधन का अनुपात 15:1 होता है। भारत में डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्टेन मान 40 से 45 होता है। इंजन शीतक तंत्र, इंजन कूलिंग सिस्टम। डीजल इंजन में वायु के संपीड़न तथा ईंधन के दहन के कारण उच्च तापमान स्थापित हो जाता है, जो 2000 अंश सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक होते हैं। ये उच्च तापमान इंजन के भागों को विकृत कर सकते हैं। उच्च तापमान से इंजन के विभिन्न भागों में प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। वायु शीतलन विधि द्वारा 85% ऊष्मा निस्सरण होता है। डीजल इंजन की शीतलन 30% ऊष्मा हानि होती है। अब देखिए इंजन स्नेहन तंत्र, इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। इस प्रणाली में स्नेहक तेल पंप, तेल टंकियाँ, छन्ने से तक शोधक तथा संयोजी पाइप लाइनें होती हैं। इस प्रणाली का कार्य इंजन चलायमान भागों में घर्षण को कम करना है और इंजन के भागों में टूट फूट को कम करना है। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, स्टार्ट की विधियाँ। एक्सिलरी मिनी इंजन, डीजल इंजन के साथ एक छोटा पेट्रोल इंजन लगाया जाता है। पेट्रोल इंजन को आसानी से हस्त विधि द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। जब मुख्य इंजन स्टार्ट हो जाता है तो छोटे इंजन का संबंध उससे अलग कर दिया जाता है। विद्युत मोटर स्टार्टिंग, इस विधि में एक विद्युत मोटर इंजन के साथ लगा दी जाती है। इंजन के गतिपाल पहिए पर दांते होते हैं तथा मोटर शाफ्ट पर पिनियन होती है। मोटर को विद्युत सप्लाई या तो जनरेटर द्वारा मिलती है या तो अलग से बैटरी द्वारा मिलती है। मोटर चलाने के लिए 2 से 36 वोल्ट तक की स्टोरेज बैटरी प्रयोग की जाती है। जनरेटर को आवश्यक गति मुख्य इंजन से प्राप्त होती है। विद्युत मोटर में क्योंकि उच्च धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर तक चलाकर इंजन स्टार्ट करना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर, इस विधि में संपीड़ित वायु का प्रवेश मैनिफोल्ड तथा प्रवेश वाल्व के द्वारा सिलेंडर में कराया जाता है। संपीड़ित वायु से पिस्टन को गति मिलती है और इंजन स्टार्ट होता है। बहु सिलेंडर की अवस्था में वायु का प्रवेश किसी एक सिलेंडर चूसड़ स्ट्रोक में होता है। संपीड़ित वायु का लगभग 17.5 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर वायु टंकी या वायु बोतल में एकत्र की जाती है। गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र, गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन को प्रथम चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टरबाइन के साथ विद्युत जनित्र या अल्टरनेटर लगाकर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन प्लांट, विद्युत जनित्र चलाने के लिए। दूसरा, पीक लोड के समय भाप शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र के साथ विद्युत शक्ति की पूर्ति के लिए। संयंत्र की सहायक युक्तियाँ को चलाने के लिए गैस टरबाइन पावर प्लांट GTPP, कंप्रेसर टरबाइन, कंबसन चेंबर रीजनरेटर, जनरेटर। CCR ब्लॉक डायग्राम, इस प्लांट का महत्वपूर्ण भाग टरबाइन पर होता है। ईंधन तेल भंडारों को टरबाइन घर के बाहर परंतु समीप ही स्थापित किया जाता है। गैस टरबाइन प्लांट का विन्यास प्लांट के निष्पादन को काफ़ी प्रभावित करता है। प्रवाह मार्ग में मोड़ों आदि के कारण जनित्र शक्ति के 20% तक की हानि हो सकती है। गैस टरबाइन का ब्लेड उच्च निकेल मिश्र धातु का बना होता है। गैस टरबाइन प्लांट में उच्चतम ताप 1000 अंश सेल्सियस तक प्राप्त किया जा सकता है। गैस टरबाइन का मुख्यतः प्रयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है। गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटॉन साइकिल पर कार्य करता है। गैस टरबाइन का क्रिया सिद्धांत मुख्य 4 ऊष्मागतिकी प्रक्रमों पर आधारित है। पहला चूसड़ सेक्शन, दूसरा संपीड़न कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन विस्तार, चौथा एग्जॉस्ट। इन प्रक्रमों में
वायु का चूषण तथा संपीड़न एक संपीड़क में होता है। फिर यह संपीड़क वायु दहनिक कक्ष में जाती है, जहाँ चूषण के कारण वायु के तापमान में वृद्धि होती है। दहन कक्ष में उच्च दाब पर ईंधन का प्रज्वलन किया जाता है, जिससे दग्ध गैसें उत्पन्न होती है, जिनको नोजल द्वारा उच्च गति पर टरबाइन के फलकों पर डाला जाता है। इस पर टरबाइन शाफ्ट के घूर्णन गति प्राप्त होती है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गैस टरबाइन के ईंधन। फ्यूल शाफ्ट गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में गैसीय, तेल तथा ठोस तीनों प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, ब्लास्ट भट्ठी गैस, प्रोड्यूसर गैस प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तेल ईंधनों में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे अशुद्ध जल या अपशिष्ट तेल प्रयोग किए जाते हैं। टिडाल प्लांट। समुद्री ज्वार एक सतह का आवर्तनीय उठना और गिरना है, जो कि प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को घटित होता है। समुद्र के पानी में ज्वार एवं भाटा के अंतर के परिणाम स्वरूप समुद्री ज्वार ऊर्जा पैदा होती है। ज्वार के कारण पानी की स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। यह स्थितिज ऊर्जा ही समुद्री ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। एक चंद्र दिवस प्रायः 24.83 घंटों का होता है। इस काल में पानी अपनी सतह से 2 बार उठता है और 2 बार गिरता है। समुद्र में ज्वार मुख्यतः सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। 70% ज्वार के कारण आते हैं, जबकि 30% ज्वार आने का कारण सूर्य है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार किसी भी स्थान पर आने के लिए लगभग 6 घंटे का समय लगता है। पानी का यह उतार चढ़ाव ज्यावक्रीय प्रकृति का होता है। उच्च एवं निम्न जल स्तर के अंतर को ज्वार का परास कहा जाता है। ज्वारीय शक्ति प्लांट। टिडाल पावर प्लांट। हाई टाइड डैम और डाइके। टिडाल बेसिन। सी टरबाइन जनरेटर सेट। रिवर्सिबल टरबाइन। हाई टाइड डैम, हाई टाइड, टिडाल बेसिन, टरबाइन जनरेटर सेट। ज्वारीय शक्ति प्लांट के 3 प्रमुख अवयव हैं। पावर हाउस। यह पावर प्लांट का वह स्थान है जहाँ पर टरबाइन, विद्युत जनरेटर एवं दूसरी युक्तियाँ लगी होती हैं। डैम यह बैरियर का कार्य करता है जो समुद्र और बेसिन के बीच में होता है। सामान्यतः विद्युत उत्पादन के लिए ब्लॉक टाइप टरबाइन उपयोग में लाते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए कुछ स्थानों पर रिम टाइप टरबाइन का भी प्रयोग किया जाता है। बैराज एक निम्न जल शीर्ष का बांध होता है। बैराज निर्माण की लागत कम रखनी होती है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर से कम तथा लंबाई भी कम रखी जाती है। जल कपाट मार्ग। स्लाइस वेज जल कपाट बैराज में ऊर्ध्वाधर उठने वाले समान दरवाजों का प्रयोग किया जाता है। पुराने निर्माण में फ्लैट गेट का प्रयोग होता था, जो कि जल के दबाव से स्वयं खुल जाते थे। यह केवल एक ही दिशा में खुलते हैं। ज्वार ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन की विधियाँ। समुद्र में ज्वार के कारण जल में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में आती है। जनरेटर के द्वारा इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। निम्न ज्वार के समय जल का तल वास्तविक समुद्र जल का तल नीचे धंसता है। इसी जल को ज्वार बेसिन से टरबाइन में भेजकर विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ज्वार आने के समय समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। इस जल को पाइप के द्वारा टरबाइन में भेज देते हैं। जल टरबाइन के शाफ्ट पर एक प्रत्यावर्तक लगा होता है, जो कि टरबाइन से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। भूतापीय ऊर्जा या भूउष्मीय ऊर्जा। इंजेक्शन वेल हॉट वाटर। पृथ्वी की